आज बात करेंगे ये ज्योग्राफी के सिलेबस का। ज्योग्राफी में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, ठीक है, क्या क्या आपको नोट्स बनाने होंगे ज्योग्राफी में, किन किन बुक्स को पढ़ना होगा, आपका स्ट्रैटेजी क्या होगा पढ़ने का, ठीक है, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं, ये सभी बातों की जानकारी आज आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो ज्योग्राफी के सिलेबस की बात करें तो ज्योग्राफी सिलेबस की बात करें, दो भागों में ज्योग्राफी सिलेबस को बांट दिया जाता है। ठीक है, पहला भाग जो होता है प्रादेशिक होता है। ठीक है, पहला भाग प्रादेशिक, पहला भाग प्रादेशिक और दूसरा भाग जो होता है वो क्रमबद्ध। पहला भाग प्रादेशिक जिसको रीजनल भी बोलते हैं, रीजनल ज्योग्राफी, प्रादेशिक सिस्टमेटिक। ठीक है, तो ज्योग्राफी को मुख्यतः दो भाग में हम लोग बांट देते हैं। सबसे पहले सिलेबस उसके दो भाग में, पहला हो गया रीजनल जिसको प्रादेशिक बोलते हैं और दूसरा हो गया क्रमबद्ध सिस्टमेटिक। ठीक है, ज्योग्राफी एकेडमिक से हट के हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एकेडमिक से हट के मतलब वो ताकि आप एकेडमिक के अलावा कुछ अदर भी एग्जाम को आप उसमें कोई दिक्कत ना हो आपको जिस लेवल के, ठीक है, उस लेवल के हम लोग ज्योग्राफी को देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें प्रादेशिक का, तो प्रादेशिक में क्या पढ़ना होता है, हम किसी प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं, किसी खास एक रीजन के बारे में पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, जैसे हम मुख्यतः बीपीएससी को लेकर चल रहे हैं, तो बीपीएससी में हम लोग जाहिर सी बात है कि हम लोग बिहार पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो बिहार के बारे में जानेंगे क्या क्या बिहार में हम लोग को पढ़ना है, बिहार की का हर चीज, फिजिकल ज्योग्राफी बिहार का आ जाएगा। ठीक है, बिहार का ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है, यहाँ इकोनॉमिक, ये सभी चीज़ों को एक एक करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बिहार के बारे में जानेंगे, तो बिहार को पूरी तरह से जानने के लिए सबसे पहले हमको जानना होगा इंडिया के बारे में। ठीक है, तो प्रादेशिक के अंदर सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंडिया, भारत। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे बिहार। ठीक है, बिहार की जानकारी के लिए हमें इंडिया की जानकारी होना सबसे पहले आवश्यक है। तो इन दोनों के लिए हमें पढ़ना क्या होगा, तो आपको पढ़ना है इसमें क्लास 11 और क्लास 12 की एनसीईआरटी बुक को हम लोग देखेंगे। ठीक है, भारत को पढ़ने के लिए हम देख लेते हैं 11th का जो एनसीईआरटी भूगोल है, इसमें आपको 11th में दो बुक मिलेंगे। पहला होगा जो भारत का होगा और दूसरा जो होगा वर्ल्ड का होगा। ठीक है, तो इंडिया में को अगर देखना है, क्लास 11 का पहला जो देखेंगे, जो पहला बुक होगा जो इंडिया का होगा वो फिजिकल इंडिया होगा और जो दूसरा बुक होगा फिजिकल वर्ल्ड का होगा। ठीक है, और 12th में देखेंगे, 12th के एनसीईआरटी भूगोल में, तो उसमें होगा ह्यूमन एंड इकोनॉमी इंडिया और जो दूसरा बुक है वो होगा ह्यूमन एंड इकोनॉमी वर्ल्ड। ठीक है, तो इसमें हम लोग एनसीईआरटी की बुक से इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, बात करते हैं क्रमबद्ध यानी सिस्टमेटिक ज्योग्राफी का। तो सिस्टमेटिक ज्योग्राफी में आपको इसको कई भागों में बांटा जाता है। सिस्टमेटिक ज्योग्राफी को हम कई भागों में बांट देते हैं। पहला जो भाग होता है वो होता है फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी जिसे हम भौतिक विज्ञान बोलते हैं। भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान में हम कई चीजों को देखेंगे।
इसमें एक एक करके, जैसे भौतिक विज्ञान में हम सबसे पहले इसकी बात करें तो भौतिक विज्ञान में देखेंगे हमें क्या क्या पढ़ना है। भौतिक विज्ञान में पहला जो होगा वो होगा भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान जिसे हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी भी बोलते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है। इसे हम लोग स्थल मंडली बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं, इसे इस नाम से भी जाना जाता है। फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर सबसे पहला हो गया भू आकृति विज्ञान। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा हम लोगों का क्लाइमेट, जलवायु। लोग जलवायु की बात करेंगे, क्लाइमेट, ठीक है। तीसरा समुद्र विज्ञान, जिसे ओशिनोलॉजी भी बोलते हैं, ओशिनोलॉजी बोलते हैं। और जो चौथा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जैव विज्ञान। ये जो पढ़ेंगे ये जैव विज्ञान, ठीक है, जिसे हम लोग बायोजियोग्राफी भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें भू आकृति विज्ञान। ये भू आकृति विज्ञान के बारे में ये क्या है, भू आकृति विज्ञान के बारे में क्या जानते हैं। जिसे हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी बोलते हैं, स्थलमंडल बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। भूमि का जो शेप एंड साइज है इसके बारे में हम भू आकृति विज्ञान में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं इसमें क्या पढ़ना होता है। ऑर्डर्स ऑफ लैंडफॉर्म्स, ऑर्डर ऑफ लैंडफॉर्म्स जिसे हम लोग कहेंगे स्थलाकृतियों का क्रम, ठीक है। ऑर्डर ऑफ लैंडफॉर्म्स, स्थलाकृतियों का क्रम। स्थलाकृतियों का क्रम में हम लोग तीन क्रम देखेंगे, तीन ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म, सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म एंड थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म। इसको तीन रूप में देखेंगे। पहला जो होगा वो होगा फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म, सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म और थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म। अब ये होता क्या है, फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म, सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म, थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म। जो फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म होता है, प्रथम क्रम का स्थलाकृति, हमारा पृथ्वी जब निर्माण हुआ, जब पृथ्वी बना उस समय कई महाद्वीपों का निर्माण हुआ, कई महासागरों का निर्माण हुआ। तो पृथ्वी के उत्पत्ति के समय जो जो चीज सबसे पहले मौजूद रहे वो हमारा फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म हो गया, ठीक है। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय जो जो, जैसे हमारा महाद्वीप बना, महासागर बन गए, ये सभी किसके अंदर आ जाएंगे, फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म के अंदर वो सब आ जाएंगे, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म में क्या होता है, तो सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म में होता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद कुछ पृथ्वी के आंतरिक बलों के कारण कुछ स्थल बन गए, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, उससे पर्वत बन गए, पहाड़ बन गए। यानी पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद जो आंतरिक बल के कारण जो स्थलाकृति बने उसे हम लोग किसमें रखेंगे, सेकंड ऑर्डर लैंडफॉर्म में उसे हम रखेंगे, ठीक है। क्लियर है। आगे चलते हैं, थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म क्या होता है, तो जो पर्वत बने, पहाड़ बने, ठीक है, उन सभी का फिर क्या हुआ, बाहरी बलों के कारण उसमें कुछ अपर्दन होने लगे, निक्षेपण होने लगे, जैसे पवन चला, वायु चला, पानी से, वर्षा से,
ठीक है, उन सभी से क्या होने लगे, टूटने लगे। टूटने लगे तो उनका आकृति बदला, टूट कर कहीं जमा हुआ तो वो दूसरा आकृति का निर्माण कर दिया। तो उस तरह से जो आकृति बने वो कैसे उसमें किस में आ जाएंगे, वो आ जाएंगे थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म के अंदर। क्लियर है? फर्स्ट ऑर्डर में क्या हुआ, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ उस समय जो जो चीज बने पृथ्वी पर, महाद्वीप बने, महासागर बने, वे सब किस में आ जाएंगे, फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म में। जब पृथ्वी के आंतरिक बलों से कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ तो वो किस में आ जाएंगे, सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म में। जब वो सब बन गए उसके बाद बाहरी बलों के कारण जो उसमें बदलाव हुए, उसमें अपर्दन निक्षेपण के कारण, घिसने के कारण, वायु के कारण, हवा के कारण, आंधी के कारण, उसमें जो भी चीज चेंज हुए वो टूटे, एक जगह से दूसरी जगह उड़ कर गए, ठीक है, कहीं जमा हो गए, उनसे जो आकृति बने वो क्या आ गए, थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म का निर्माण किया। क्लियर है? तो हम लोगों ने भू आकृति विज्ञान को देख लिया। इसमें इसी के बारे में हमको पढ़ना है भू आकृति विज्ञान में, जियोमॉर्फोलॉजी में। ठीक है, आगे चलते हैं जलवायु में, क्लाइमेट। ठीक है, तो क्लाइमेट में हम क्या पढ़ेंगे, क्लाइमेट में क्या पढ़ेंगे, तो क्लाइमेट में पढ़ेंगे सबसे पहला होगा उसमें हम लोग क्या जानेंगे क्लाइमेट के बारे में। तो पहला होगा उसमें टेम्परेचर, तापमान। ठीक है, क्या किस वाला पढ़ेंगे, क्लाइमेट के अंदर सबसे पहला होगा तापमान होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, रेनफॉल। रेनफॉल पढ़ेंगे मतलब वर्षा। ठीक है, थर्ड जो होगा वो होगा ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता। ठीक है, आर्द्रता के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे फोर्थ डायनेमिक ऑफ एयर, हवा का वेग। ठीक है, फिर पढ़ेंगे लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, जलवायु का वर्गीकरण। तो ये सभी चीजों का हम अध्ययन करेंगे क्लाइमेट के अंदर। ये हमारा सिलेबस हुआ क्लाइमेट का। क्लाइमेट में क्या क्या पढ़ना है, पहला पढ़ना है टेम्परेचर, दूसरा पढ़ना है हमको रेनफॉल, तीसरा पढ़ना है ह्यूमिडिटी आर्द्रता, चौथा पढ़ना है डायनेमिक ऑफ एयर हवा का वेग, और पांचवा पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट मतलब जलवायु का वर्गीकरण। ठीक है, तो जलवायु के अंदर हम इन चीजों को पढ़ेंगे। अब बात करेंगे समुद्र विज्ञान का। समुद्र विज्ञान में हमें क्या पढ़ना है उसके बारे में देख लेते हैं। ये हमारा समुद्र विज्ञान ओशियानोलॉजी। ठीक है, समुद्र विज्ञान में दो चीज, समुद्र विज्ञान में हम लोग देखेंगे दो चीज, कैरेक्टर ऑफ वाटर एंड डायनामिक ऑफ वाटर। दो चीज देखेंगे समुद्र विज्ञान में, क्या क्या। पहला देखेंगे कैरेक्टर ऑफ वाटर और दूसरा देखेंगे डायनेमिक ऑफ वाटर। क्लियर है? कैरेक्टर ऑफ वाटर मतलब जल की विशेषता, डायनेमिक ऑफ वाटर मतलब जल का गति या जल का वेग। ठीक है, कैरेक्टर ऑफ वाटर मतलब जल की विशेषता। जल की विशेषता में हम लोग क्या देख सकते हैं, जल की विशेषता में क्या होगा, जल की विशेषता में हम लोग दो चीज देखेंगे। एक तो पानी का टेम्परेचर होगा, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ वाटर, टेम्परेचर ऑफ वाटर, एंड सेकेंड वन इज
साल्टिनिटी ऑफ वाटर, जल की लवणता, जल का खारापन। ठीक है, दो चीज जल की विशेषता में दो चीज पढ़ेंगे, कैरेक्टर ऑफ वाटर एंड डायनेमिक ऑफ वाटर। कैरेक्टर ऑफ वाटर मतलब जल की विशेषता, जल की विशेषता मतलब जल का तापमान कहाँ है, कैसा है, जल की लवणता कहाँ कैसा है। ठीक है, ये होगा हमारा समुद्र विज्ञान का सिलेबस। डायनेमिक ऑफ वाटर मतलब इसमें वेव वगैरह पढ़ेंगे, तरंग क्या है, गति क्या है, ठीक है, जल की। तो ये हो गया हमारा समुद्र विज्ञान। उसके बाद है जैव विज्ञान। जैव विज्ञान में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इकोसिस्टम है, इकोलॉजी। ठीक है, बायोजियोग्राफी, बायोम्स के बारे में हम लोग इसमें जानकारी लेंगे। तो ये था हमारा सिस्टमैटिक का सिलेबस। ठीक है, और इस सभी का जो आपको बुक पढ़ना है इसके लिए, वो पढ़ना है क्लास 11 का NCERT बुक। इसमें आपको सब चीज मिल जाएगा। फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी आपको इसमें क्लास 11 के NCERT बुक में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। इन सभी पांचों चीजों के बारे में हमने जानकारी दिया कि इसका सिलेबस क्या क्या होगा, आपको क्या क्या तैयारी करना है, आपका स्ट्रेटजी क्या होगा। इन सभी चीजों को क्लियर कर लीजिए, आपका मार्क्स अच्छा आने वाला है। कोई भी क्वेश्चन आप किसी भी लेवल का सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा रीजनल, हम लोगों ने देखा रीजनल देखा, ठीक है, सिस्टमैटिक देखा, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी तो देख लिया। ठीक है, अब बात आता है ह्यूमन एंड इकोनॉमी। ह्यूमन एंड इकोनॉमी, ह्यूमन एंड इकोनॉमी में मानव के बारे में पढ़ना है। ठीक है, मानव के बारे में पढ़ना है। और इसमें हम लोग देखेंगे, इकोनॉमी को देखते हैं। इकोनॉमी क्या है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम लोग 5 तरह से पहले से भी देख चुके होंगे, एकेडमिक की बात है ये। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 5 भाग में हम लोग बांट देते हैं। प्राइमरी पार्ट होता है, प्राइमरी सेक्टर जिसको बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं, टर्टियरी बोलते हैं, क्वाड्रेटिक बोलते हैं, क्वाइनरी बोलते हैं। ये 5 सेक्टर होते हैं हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के। ठीक है, पहला जो होगा वो होगा प्राइमरी सेक्टर। पहला जो होगा वो होगा प्राइमरी सेक्टर। ये जो होता है क्या, ये रिलेटेड टू नेचर होता है, प्रकृति से संबंधित होता है। ठीक है, सबसे पहला जो होगा प्राइमरी सेक्टर हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, वो क्या होगा, नेचर से रिलेटेड। बहुत लोग इसको कह देते हैं सिर्फ क्या कि एग्रीकल्चर को हम लोग मानते हैं प्राथमिक एग्रीकल्चर, लेकिन एग्रीकल्चर भी है और साथ में आपको इसमें पोल्ट्री भी कर सकते हैं, फिशिंग भी कर सकते हैं। ठीक है ना, फिशरी भी होता है इसमें, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, ये सब भी नेचर से है। मतलब नेचर से हम जो चीज पहला बार मिले वो क्या हमारा प्राथमिक है, प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये जो होगा ये होगा रिलेटेड टू नेचर। क्लियर है, रिलेटेड टू नेचर। दूसरा जो होगा सेकेंडरी, सेकेंडरी सेक्टर जो होगा ये क्या होगा, ये प्रकृति का यूज करके उसको
उस पर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, ये प्रोसेस करने का काम करता है, ठीक है। ये आप इसमें बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री वर्क, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो भी चीज हम प्रकृति से लिए उसको मैन्युफैक्चर किए, उसको प्रोसेस किए, ठीक है ना। तो ये रिलेटेड टू क्या होगा, रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होगा, रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री, मतलब इसे क्या करते हैं हम लोग, जो भी प्राइमरी सेक्टर से लिए उसको हम लोग प्रोसेस किए, ठीक है। थर्ड सेक्टर जो होता है, ये जो होता है ये इन दोनों को सपोर्ट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइटरी सेक्टर। ट्राइटरी सेक्टर जो होता है ये क्या होता है, सर्विस का काम करता है, द सर्विस इंडस्ट्री बोल सकते हैं, ठीक है। इसका क्या हुआ, इसका मतलब समझ लीजिए, सबसे पहले हम प्राइमरी में क्या किए, कृषि से हम उत्पादन किए, ठीक है। सेकेंडरी में क्या किए, उस उत्पादन का हम लोग प्रोसेस किए, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग किए उसको। थर्ड में क्या करेंगे, जब वो फिनिश गुड्स हो गया, जब वो बन गया, अब उसको क्या काम है, उसका काम है मार्केटिंग करना, मतलब ट्रांसपोर्ट से एक जगह से दूसरी जगह भेजना, क्लर्कियल जॉब, ठीक है। उसमें सब चीज किसमें आता है, इसमें मतलब ये क्या करता है, इन दोनों को सपोर्ट करता है, ये दोनों करके लाता है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, एडवर्टाइजमेंट करता है, ये सभी किसके अंदर आ जाता है, ट्राइटरी सेक्टर के अंदर आ जाता है। क्लियर है, मतलब इन दोनों को ऊपर दोनों को क्या करता है, सपोर्ट करता है। चौथा जो होता है वो होता है इंटेलेक्चुअल सेक्टर, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये रिलेटेड टू होता है रिसर्च एंड इनोवेशन, मतलब इसमें क्या होता है, अनुसंधान किया जाता है, ठीक है। मतलब कुछ और इसमें क्या हम अच्छा कर सकते हैं जिससे हमारा मार्केट अच्छा हो, प्रोडक्शन अच्छा हो। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो भी लोग काम करते हैं वो किस चीज पर फोकस करते हैं, इनोवेशन पे, ठीक है, अनुसंधान पे, कुछ नया चीज खोजने में, रिसर्च करने में, इस पे वो लोग वर्क करते हैं। तो ये जो होता है, ये होता है रिलेटेड टू रिसर्च एंड इनोवेशन, रिसर्च एंड इनोवेशन, ठीक है। लास्ट होता है, वो होता है, उसे कहते हैं क्वाइनरी सेक्टर। क्वाइनरी मतलब पांचवा, क्वाइनरी मतलब पांचवा। क्वाइनरी सेक्टर में क्या होता है, इसमें बहुत ही बुद्धिजीवी लोग जो नीतियां पॉलिसी बनाते हैं, जो पॉलिसी का निर्माण करते हैं, ठीक है, पॉलिसी मेकर इसके अंदर आते हैं, ठीक है। पूरे व्यवस्था को कायम करना, उसके लिए नया नया पॉलिसी योजनाएं बनाना, पॉलिटिशियन भी इसके अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। तो क्वाइनरी सेक्टर में जो आते हैं वो आते हैं क्या, पॉलिसी मेकर, पॉलिसी मेकर, ठीक है, स्पेशलिस्ट किसी भी चीज के, वो जिस भी क्षेत्र में होते हैं वहां के क्या होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है। क्वाइनरी सेक्टर में वो लोग आते हैं। तो ये था इकोनॉमिक एक्टिविटीज ह्यूमन एंड इकोनॉमी के अंदर। क्लियर है। नेक्स्ट ह्यूमन के अंदर जो बात करेंगे वो होगा पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन की बात करेंगे ह्यूमन के अंदर। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ह्यूमन के बारे में कुछ पढ़ेंगे, इसके आगे
डिजास्टर होगा उसके बारे में कुछ देख लेंगे, उसके बाद आपका बिहार स्पेशल स्टार्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।